बच्चों, स्वागत है आपका अपनी ऐप उदयन एकेडमी ऐप पर। लास्ट क्लास में हमने क्या कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी, सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे क्या क्या हमें इस चैप्टर में कवर करना है। और बेसिकली अगर आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपके 6 से 10 मार्क्स जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम में कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। आई होप आप लास्ट क्लास जो है आप रिवाइज करके आए हो, क्योंकि देखो सिर्फ पढ़ना और टीचर आपको रेगुलर क्लास दे रहा है इतना इनफ नहीं है। इनफ क्या है? इनफ है कि जब आप क्लास में पढ़ने के बाद उसको एटलीस्ट 10 मिनट्स तक रिवाइज करते हो, तो विद इन 24 आवर्स आपको एक रिवीजन तो जरूर लगानी है 10 मिनट्स की, वो भी। और खासकर जब मैं क्लास में आ रही हूँ तो आपको वो सारे टर्म्स याद होनी चाहिए जो मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई टर्म नहीं समझ आई तो आप मुझसे को दोबारा पूछ सकते हो, बट आपको रिविजन जरूर मारनी है, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत नेसेसरी है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे थे एनपीओ। एनपीओ में मैंने आपको क्या समझा दिया था? एनपीओ की मैंने आपको टर्म समझा दी थी, द ऑर्गेनाइजेशन which is not concerned with the profit or which is concerned on the social welfare, that is called as NPO। जो लोगों के लिए काम करती है, पब्लिक के लिए काम करती है, that is called as NPO। और NPO में मैंने आपको कुछ 3 अकाउंट्स बताए थे, तो आज हम वही अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। चलिए ठीक है, आज हम ये अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। कौन कौन से अकाउंट्स हमें बेसिकली आप सीखना है, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट्स आपके लिए बहुत बेसिक है। अगर आपको ये नहीं आते तो आप ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। सबसे पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकी फुल एब्रिविएशन, इसकी फुल फॉर्म जो है मैं लिखवा चुकी हूँ, अपने शॉर्ट जो एब्रिविएशन है वही इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने आपको बोला था आप इसको कैश अकाउंट की तरह ट्रीट करना, जैसे आप कैश अकाउंट बनाते हो ना 11वीं क्लास में जो हमने कैश अकाउंट बनाना सीखा है, बिल्कुल सेम भाई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आपने सॉरी और जो आपने 11वीं क्लास में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। और जो आपने 11वीं क्लास में बैलेंस शीट सीखी है वही बैलेंस शीट यहाँ पर आपको लगानी है, यानी कि कुछ नया नहीं है, सेम सब कुछ वैसा ही है, बस थोड़े से नाम बदल रहे हैं, क्योंकि ये एक एनपीओ है। तो एनपीओ के अंदर हम कैश जैसे जो प्रॉफिट का सेंस ला रही है वैसे टर्म्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट बोलते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर हम यहाँ पर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेंस जो है वो यहाँ पर नहीं लाते, हम कोई भी इसका नाम ही है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट जैसे टर्म का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, बेसिक्स है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बैलेंस शीट तो आपको पता ही है, लेखा चिट्ठा ऑफ जितनी भी हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं एंड फिक्स लायबिलिटीज होती हैं, मतलब फिक्स और करंट दोनों के दोनों जो लायबिलिटीज, जितनी भी एसेट्स होती है, जितनी भी लायबिलिटीज होती है, उनका लेखा चिट्ठा जो किसमें करते हैं हम, वो हम करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो, सॉरी कैश फ्लो बोल रही, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए अब मैं आपसे कुछ टर्म्स बुलवाऊंगी, आपको वो टर्म्स जो है मेरे साथ साथ बोलनी है। पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट समझाती हूँ, इसका फॉर्मेट क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट क्या है। तो इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसका फॉर्मेट है आपका टी शेप का इसका फॉर्मेट है, यानी कि एक साइड आपकी रिसिप्ट है, एक साइड आपकी पेमेंट है। रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट होती है जब भी हमें कैश मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज रिसिप्ट, और जब भी हमारा कैश जाएगा दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, चलो उससे बेसिक हटके चलते हैं, सैलरी पे करना। आप हमेशा याद रखना जब भी इन अकाउंट्स में सैलरी लिखा आता है, इसका मतलब है आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको सैलरी मिलेगी थोड़ी, सिंपल सी बात है, आप सैलरी दोगे, और जब आप सैलरी दोगे तो वो किसके अंदर आ जाती है? वो आ जाती है आपके पेमेंट के अंदर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी, क्योंकि आपने क्या करा है, आपने सैलरी दी है, ठीक है। ऐसे में अगर मैं ऐसे बात करूं रेंट की, ठीक है, रेंट ऑफ कोर्स अगर रेंट के साथ कुछ नहीं लिखा तो आप मान के चलोगे कि आपने रेंट दिया है, पेमेंट करी है, ठीक है। ऐसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक टर्म समझाई थी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को क्या होती है? इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होती है। इनकम होती है, इनकम है तो किस साइड आएगी? रिसिप्ट साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टू सब्सक्रिप्शन। उसके बाद मैंने आपको एक टर्म समझाई थी, उसका नाम था एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस भी क्या होती है? एंट्रेंस फीस को मैंने आपको बोला था कुछ भी मान लेना, चाहे तो कैपिटल नेचर मान लेना, चाहे रेवेन्यू नेचर मान लेना, लेकिन आपने अगर एक चीज कॉमन देखी हो तो उसमें एक कॉमन क्या था कि चाहे कैपिटल मानो चाहे रेवेन्यू मानो, एक टर्म तो उसके अंदर सेम थी, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस फीस हमें रिसीव हो रही है कैश में, इसलिए वो क्या आएगी, इसलिए वो किसमें चली जाएगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट में। रिसिप्ट साइड जाएगी, क्या आ जाएगी? एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस।
चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको समझाया था मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस क्या होती है, हमें ऑफ कोर्स रिसीव होती है, तो मेंबरशिप फीस हमें रिसीव होगी तो पैसा आएगा तो कहाँ पर जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, उसी बार मैंने आपको लेगेसी समझाई थी। लेगेसी भी हमारे लिए क्या होती है, लेगेसी भी हमारे पास आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेगेसी रिसीव होती है हमें। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको और भी टर्म समझाई थी, जैसे डोनेशन। डोनेशन कोई सा भी हो, स्पेसिफिक हो या फिर जनरल डोनेशन हो, तो वो भी हमें क्या होगा, वो भी हमारे रिसिप्ट साइड जाएगा। और इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आपने मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने कोई लोन ले रखा है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट दिया है, ऐसे यहाँ पर भी इनकम आ सकती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसके रिटर्न में आपको क्या मिला है, उसके रिटर्न में आपको इंटरेस्ट मिला है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमारे लिए इनकम है, इसलिए रिसिप्ट साइड आई है। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसको हम पे कर रहे हैं, इसलिए पेमेंट साइड आई है। तो ऐसे हमारे काफी सारे एक्सपेंसेस हैं। मान लीजिए हमने कोई स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करे हैं, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो वो भी हमारे लिए क्या आ जाता है, पेमेंट में आ जाता है। मान लीजिए हमने कोई फिक्स एसेट सेल कर दी, सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, उसे बेचने से हमारे पास पैसा जो आएगा उसे हमने क्या लिख दिया, सेल ऑफ फिक्स एसेट। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया बाय परचेज ऑफ फिक्स एसेट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ गई ना, यहाँ पर सारे के सारे टर्म्स आ रहे। यानी कि आपको ये भी देखना, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर मैं आपको यहाँ पर नोट लिखवा देती हूँ, नोट। आप इस नोट को हिंदी में याद रखो, इंग्लिश अंग्रेज बनना ज्यादा जरूरी नहीं है हमारे लिए। आप इस वर्ड को हिंदी में याद रखो, अगर आप हिंदी में याद रखोगे तो आपको ये चीजें ज्यादा लंबी तक समय तक याद रहेंगी। देखो क्या है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नेचर नहीं देखना, नेचर नहीं देखना, आपको नेचर देखना ही नहीं, आपको नेचर से मतलब ही नहीं है। चाहे तो कैपिटल नेचर हो चाहे रेवेन्यू नेचर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको सिर्फ देखना है कि अगर कैश हमारे पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या कर दोगे, डेबिट। डेबिट का मतलब है रिसिप्ट साइड, ठीक है। और अगर क्रेडिट, अगर कैश हमारे पास से जा रहा है, अगर कैश हमारे पास से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपको पता है ना, कैश इज असेट। असेट जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पर डेबिट का मतलब क्या है, रिसिप्ट साइड। कैश जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट को क्या बोलेंगे यहाँ पर, पेमेंट। बस खत्म। आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है। समझ आया, आई होप आपको समझ आया हो। उसके बाद जब हम इस वाले बैलेंस में से इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा निकल जाता है बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी। एक होगा आपका कैश इन हैंड और एक होगा कैश एट बैंक, ठीक है। ये दो तरीके के अमाउंट हो सकते हैं आपके। उसके बाद आपका यहाँ पर टोटल हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है। ये है आपका क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है कैश आ रहा है तो रिसिप्ट में डाल दो, कैश जा रहा है तो पेमेंट में डाल दो, बस। समझ आया, आई होप आपको। इसको फटाफट से नोट करो। नेक्स्ट आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, तो मैं आपको दोबारा से बता दूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी एक टी शेप अकाउंट है। यहाँ पर आपके आते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पर आती है आपकी इनकम। क्यों आती है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना, रूल्स पढ़े हैं ना। जो एक्सपेंडिचर होता है उसका नेचर क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, डेबिट। और जब इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट। इसी वजह से एक्सपेंस को डेबिट साइड लिखा है और एक्सपेंस इनकम को क्रेडिट साइड लिखा है, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर एंड इनकम देखते हैं। चलिए सबसे पहले इन्हीं टर्म्स में से उठा लेते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या है, इसके अंदर यहाँ पर तो हमें कोई नेचर नहीं देखना था, रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है। लेकिन इसके अंदर हमें देखना है कि जो चीज रेवेन्यू नेचर की होगी, रेवेन्यू नेचर की चीजों को ही इसके अंदर लिखना है। अगर किसी का नेचर कैपिटल है तो वो किसके अंदर चली जाएगी, वो चली जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। वो किस में चली जाएगी, वो चली जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। उसका नेचर क्या है, कैपिटल नेचर। जैसे अभी मैं आपको समझाती हूँ, देखो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है। चलो ठीक है, ये तो हमें पता है, ये तो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट के हिसाब से पता चल गया। रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होती है, ठीक है। इनकम तो है ये, ठीक है। लेकिन इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, कैपिटल या रेवेन्यू। सब्सक्रिप्शन मेंबर्स बार बार देते हैं या एक साल, जब अपनी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक बार देते हैं, नहीं। सब्सक्रिप्शन जो होती है वो हमें रेगुलर बेसिस पर रिसीव होती है, हर 6 महीने, हर क्वार्टर बेसिस पे, हर मंथ में, ऐसे करके रिसीव होती है। तो इसका नेचर जो होता है वो रेगुलर होता है। रेगुलर नेचर जो है वो क्या होता है, रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर की चीजें किसके अंदर जाएंगी,
इनकम है एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर में किस साइड जाएगी, एक्सपेंस या इनकम, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होती है, इनकम या एक्सपेंडिचर, इनकम, तो यहाँ पर इसलिए क्या आ जाएगी, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मैंने आपको बताया था, या तो आप इसको क्या मान लो, रेवेन्यू नेचर भी मान सकते हो, कैपिटल नेचर भी मान सकते हो। अगर आपने इसको रेवेन्यू नेचर माना है तो आप इसको ये मान लेना, सॉरी, अगर आपने एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू नेचर माना है तो आप एंट्रेंस फीस को यहाँ पर लिख देना, और अगर आपने इसको कैपिटल नेचर माना है तो आप इसको यहाँ लिख देना, आप इसको लायबिलिटी साइड लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस मैंने आपको बताई थी ये क्या होती है, पूरे मेंबरशिप, पूरे जीवन काल में मेंबर जो होता है वो सिर्फ एक बार मेंबरशिप फीस देता है, इसलिए इसका नेचर क्या होता है, इसलिए इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है कैपिटल नेचर, मेंबरशिप फीस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं लेगेसी। लेगेसी क्या होती है, ये भी मैंने आपको बताई थी कि हमेशा बार बार हमें रिसीव नहीं होती, इसका क्या होता है, इरेगुलर पैटर्न होता है, तो लेगेसी भी हमें यहाँ से रिसीव होती है, तो यहाँ पर आ जाती है लेगेसी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लेगेसी। नेक्स्ट आ जाते हैं डोनेशन। डोनेशन अगर आपका जनरल है, जनरल डोनेशन को क्या मानते हैं, डोनेशन, अब एग्जांपल दिया था ना आपको पिछली क्लास में, डोनेशन अगर आप रेवेन्यू नेचर का मानते हो तो आप यहाँ पर लिख देना, और अगर आप डोनेशन को इस नेचर का मानते, कैपिटल नेचर का मानते हो तो कैपिटल नेचर की चीजें कहाँ आएंगी, बैलेंस शीट में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होता है, रेवेन्यू नेचर होता है, क्योंकि हर साल रिसीव होता है, रेगुलर बेसिस पे रिसीव होता है, तो इसलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या होती है हमारे लिए, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं, कैपिटल नेचर की होती है। हम हर महीने, हर साल तो नहीं खरीदते ना फिक्स्ड एसेट्स, साल में कभी कभी खरीद, मतलब एक बार, बहुत रेयर होता है कि हम उसे खरीद पाए। फिक्स्ड एसेट जो होती है उनको बहुत मुश्किल होता है खरीदना, इसलिए क्या होती है, हम अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार खर्चा करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए ये आ जाता है हमारा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। तो यहाँ से क्या हो जाती है, असेट जो है यहाँ से माइनस हो जाएंगे, फिक्स्ड एसेट जो है इनका मान लो टोटल अमाउंट कितना था, माइनस कर देंगे हम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास टोटल एसेट जो थी वो 10 लाख, 10 लाख में से हमने सिर्फ 2 लाख वाली बेची है, तो 2 लाख वाली माइनस करेंगे तो अभी भी फिक्स्ड एसेट तो है ना हमारे पास 8 लाख की, तो यहाँ पर बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा 8 लाख और यहाँ पर 2 लाख। नेक्स्ट आ जाते हैं सैलरी। सैलरी आपको पता ही है हमारे लिए क्या होती है, सैलरी हमें हर महीने देनी पड़ती है, तो रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर ऊपर से खर्चा, तो यहाँ पर आ जाएगी टू सैलरी। रेंट हर महीने देना पड़ता है, ऊपर से एक्सपेंडिचर, तो रेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन रेगुलर बेसिस पे देना पड़ता है, हाफ ईयर में, क्वार्टर में या फिर साल में रेगुलर बेसिस पे देना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज में वो डील करती है उसके लिए वो क्या होता है, उसके लिए वो मटेरियल होता है, गुड्स होते हैं, और गुड्स होते हैं वो किसके अंदर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और प्रॉफिट एंड लॉस की जगह हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ एसपी। ठीक है, वैसे यहाँ पर परचेज ऑफ एसपी नहीं आएगा, यहाँ पर परचेज की जगह आएगा कंजम्पशन। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टार लगा रही हूँ, ये मैं आपको अभी समझाऊंगी, इसको मैं समझाऊंगी। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट आपको पता है, फिक्स्ड एसेट यहाँ पर आएगी, तो फिक्स्ड एसेट यहाँ पर हमने क्या कर दी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट यहाँ पर प्लस हो जाएगी, क्योंकि एसेट्स बढ़ जाएंगे ना, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ये प्लस होगी। जैसे मान लीजिए हमने 4 लाख के खरीद लिए, तो 10 लाख में से 2 लाख गए जो हमने बेच दिए, 8 लाख, 8 लाख में 4 लाख और ऐड हो गए तो 12 लाख। ठीक है, बस ये सारी चीजें बचेंगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पर तो ये हमारे क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, तो यहाँ पर निकलेगा सरप्लस। जैसे वहां पर निकलता था ना प्रॉफिट, जैसे वहां पर प्रॉफिट निकलता था, यानी कि हम इसको मतलब बेसिकली क्या है प्रॉफिट, लेकिन हम इसको प्रॉफिट नाम नहीं देंगे, हम इसको सरप्लस देंगे। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और अगर आपके एक्सपेंसेस जो है वो आपकी इनकम से ज्यादा है तो निकलता है यहाँ पर बाय डेफिसिट। डेफिसिट का सिंपल सा मीनिंग क्या है, लॉस। ठीक है, बस खत्म। बैलेंस शीट एक बार समझ लेते हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस है। तो बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं है, पूरी की पूरी बैलेंस शीट वही है। पहले फिक्स एसेट्स लिखते हैं, फिर करंट एसेट्स लिखते हैं, पहले
लायबिलिटी पहले कैपिटल लिखते हैं, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, सारी चीजें वही है, बस ये चीज अलग थी, ये चीजें मैंने आपको समझा दी। इसके अंदर एक और वर्ड अलग होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। जहां पर हम उसे कैपिटल लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्यों लिखा? क्योंकि कैपिटल का मतलब होता है किसी एक पर्सन की कैपिटल, लेकिन यहाँ पर कैपिटल फंड, कैपिटल जो है वो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो किसी एक पर्सन का फंड नहीं है, वो काफी लोगों से मिलकर बना है, तो इसलिए, और इस फंड को हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं। तो कैपिटल फंड, इसके अंदर क्या होता है, अगर मान लो सरप्लस है, वहां पर क्या करते थे, कैपिटल के अंदर प्लस करते थे अगर प्रॉफिट होता था, माइनस करते थे अगर लॉस होता था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 11th क्लास की बात कर रही हूँ मैं, प्लस करेंगे अगर यहाँ पर क्या हो गया सरप्लस, माइनस कर देंगे अगर क्या हो गया डेफिसिट, बस खत्म, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी आपकी लाइबिलिटीज होंगी, लाइबिलिटीज का मतलब आपके क्रेडिटर्स है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे आपके डेटर्स, और यहाँ पर आ जाएंगे आपके स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब जिस भी चीज में आप डील करते होंगे, यहाँ पर मैं सिंपल से लिख देती हूँ स्टॉक, जिस भी चीज में आप डील करते होंगे, मैंने यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल माना था, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाती है। और लास्ट में आपकी जो बैलेंस शीट है वो क्या होनी चाहिए, जैसे पहले होता था 11th क्लास में टैली होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी आपकी बैलेंस शीट जो है वो क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। फटाफट से नोट कीजिए इसको। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है उसको हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सिखाऊंगी, तो ये आपको अगली क्लास में अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद हम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहीं पर समझा देती हूँ आपको। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपके पास अभी क्वेश्चंस, अभी आपके पास बुक भी तो नहीं है, ठीक है, बुक के लिए फिर एक काम करते हैं, मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो हम अगली क्लास से शुरू करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो मैं आपको अगली क्लास से समझाऊंगी। अभी हम थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये, 3 क्लास को हमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में ही लगेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। चलिए सबसे पहले मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने थे, जैसे